हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी जो कंप्यूटर का सीरीज चल रहा है वो है प्रोग्रामिंग इन सी का। प्रोग्रामिंग इन सी में आज का जो वीडियो है वो डे नंबर 13 है। इसके पहले ऑल टुगेदर 12 वीडियो आ चुके हैं, दैट इज 12 वीडियो आ चुके हैं और उन दोनों को मिलाकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की, ये सिलेबस आपके इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का सिलेबस अगर आप चेक करोगे तो उस सिलेबस से एक एक पॉइंट आपको, एक एक टॉपिक आपको मिलता चलेगा। तो सिलेबस ओरिएंटेड ये सी ट्यूटोरियल है, वो भी हिंदी में और इंग्लिश में आपका नोट्स अवेलेबल है। तो आप इस चीज को देखते चलो और साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते चलो। जो लोग नए हैं सबसे पहले क्या करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि शेयर करो इस चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं करोगे तो आने वाले क्लासेस की अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और लाइक बटन पे क्लिक करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करा पाऊं। चलते हैं आज के। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ दो तरह के कोर्सेज एट प्रेजेंट मेरे चैनल पर चल रहे हैं। वन ऑफ देम इज फॉर द मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज। ये मैथमेटिक्स का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। कंपैरेटिव अप्रोचेस के साथ जितने भी एग्जामिनेशंस जैसे कि रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, जैसे कि रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह, या फिर एसएससी की बात करें तो सीजीएल, प्री सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर बाय चैप्टर मैं डे बाय डे आपको करके लाता हूं। तो ये डे नंबर 6 का अलजेब्रा का वीडियो आ चुका है, प्लीज आप उसको देख लेना। और उसके बाद मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो चलता है वो चलता है कंप्यूटर का सीरीज। कंप्यूटर के सीरीज में मैं अभी प्रोग्रामिंग इन सी को कवर अप कर रहा हूं। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर किसी दूसरे को कवर करूंगा जिसका कमेंट में आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें का ये 12 नंबर वीडियो आ चुका है। आज का ये डे 13 है और जैसा मैंने बताया है ये डे 13 जो वीडियो है ये जो है बेसिकली स्टार्ट है चैप्टर 3 इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के सिलेबस को आप चेक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो चैप्टर 3 जो स्टार्ट होता है वो क्या स्टार्ट होता है, वो होता है एरे। जैसे कि मैंने बताया था कि डेटा टाइप जब मैं पढ़ा रहा था, यानी चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो जब मैं बता रहा था, यानी डे 7 का वीडियो आप देखना, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो डे 7 यानी चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो प्लीज जरूर देख लेना। वहां आपको मैंने एरे के बारे में बताया था और ज्यादा कुछ नहीं बताया था, केवल ये बताया था कि इसको मुझे आगे पढ़ना है, अलग से एक चैप्टर पढ़ना है। तो आज उसी चैप्टर की बारी है, हम लोग पढ़ेंगे कि ये एरे होता क्या है। सबसे पहला कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि बहुत लोग इसको अरे पढ़ते हैं और बहुत लोग इसको एरे पढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए, आपको मेन मैटर समझना है, क्योंकि बोलने के प्रोनाउंसिएशन में बहुत लोग एरे बोलते हैं तो वो आप बोल सकते हो और बहुत लोग अरे भी कहते हैं। तो अरे मत ही यूज करना, ज्यादातर क्या यूज करना, एरे यूज करना। अगर अरे यूज करो तो भी वो गलत नहीं है, मेरे कहने का सेंस ये है। तो पहले आप जान जाओ कि दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं कोई बोल रहा है तो आप उसकी मजाक उड़ा दो या फिर कुछ करो। सबसे पहले आप उसकी मीनिंग समझो कि अरे होता क्या है या फिर एरे होता क्या है। तो एरे क्या होता है, सबसे पहला ये एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक कैसा डेटा टाइप है, डिराइव्ड डेटा टाइप। जब मैं डेटा टाइप का क्लास कर रहा था तो डेटा टाइप के क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा डिराइव और तीसरा यूजर डिफाइंड। प्राइमरी डेटा टाइप की मदद से ही डिराइव डेटा टाइप बनाया जाता है और डिराइव डेटा टाइप और प्राइमरी डेटा टाइप की मदद से क्या बनाया जाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जाता है। तो ये तीनों डेटा टाइप क्या होते हैं, क्या है, डे 7 का वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में या आई बटन में आ रहा होगा, प्लीज आप पहले उसको देख लो। अब सबसे पहले जानते हैं कि एरे की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पहले अगर आप इसकी जरूरत को समझ जाओगे तो आप इसको जानने में इंटरेस्टेड रहोगे, अदरवाइज आप जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम करना है और मुझे 2 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है। 2 सब्जेक्ट का मार्क्स, सपोज दैट मैथ्स और कंप्यूटर का मार्क्स को इनपुट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नाम का वेरिएबल x ले लूंगा और एक y नाम का वेरिएबल ले लूंगा और चूंकि दोनों में मार्क्स करना है दोनों का डेटा टाइप क्या रखूंगा, इंटीजर। लेकिन यहां तक तो काम चल जाएगा। लेकिन कोई बोलेगा 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है तो आप एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लोगे। कोई आएगा बोलेगा 5 सब्जेक्ट का इनपुट करना है तो आप ए बी सी डी ई 5 ले सकते हो। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि 10 सब्जेक्ट का इनपुट करना है तो क्या आप 10 वेरिएबल अलग अलग लोगे, नहीं। और वैसे के लिए ही कौन बना है, ये डिराइव्ड डेटा टाइप, दैट इज एरे बना है। ये एरे में क्या है क्या नहीं ये चीज समझते हैं। सबसे पहले तो इसका यूज की कब जरूरत पड़ती है एरे की, ये हमने समझ लिया। अब इसके थ्योरी पे हम लोग चलते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एन एरे इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जैसे भी टाइप ऑफ डेटा वो कंटेन करता है, ये कैसे डेटा टाइप को कंटेन करता है, सिमिलर डेटा टाइप। जैसे मान लीजिए कि अगर मार्क्स यहां से लेकर यहां मुझे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है तो 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक रहेगा और पांचों में एक ही टाइप का डेटाबेस आएगा, मतलब डेटा आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटीजर टाइप का। क्यों, क्योंकि सारा का सारा क्या है, मार्क्स है। ऐसा नहीं कि एक में मार्क्स और एक में नेम सेव कर लो आप, वो एरे नहीं कहलाएगा। तो एरे क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एक कलेक्शन है।
साथ ही साथ ये क्या करता है, ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। ये स्टोर कहां होता है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। और ये वर्ड कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, तो कंटीन्यूअस का मतलब होता है समीप और निकटवर्ती। मतलब जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, एक ब्लॉक के जस्ट बगल में दूसरा ब्लॉक है और दूसरे ब्लॉक के जस्ट बगल में तीसरा ब्लॉक है। तो एरे अगर मेमोरी को देखा जाए तो मेमोरी जो भी अवेलेबल रहता है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में, वो एक ग्रिड के फॉर्म में रहता है। तो ये सारा ब्लॉक जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, मेमोरी का ब्लॉक है। और मेमोरी के ब्लॉक में अगर मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां 3 वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इस तरह से, तो ये जो है कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। कंटीन्यूअस मतलब क्या हुआ कि सब एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ है, और तीनों मिलाकर ही एक एरे डिफाइंड होता है। और तीनों में हम क्या स्टोर करेंगे, मार्क्स स्टोर करेंगे। तो वही यहां पे कह रहा है कि ये क्या है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। देयर आफ्टर एरे आर डिराइव्ड डेटा टाइप। ये मैं बता चुका हूं कि सी प्रोग्रामिंग में कैसा है, डिराइव्ड डेटा टाइप है, which can store the primitive type of data such as integer character। अब इसमें जो, चूंकि ये तो डिराइव्ड डेटा टाइप है, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो कैसा डेटा स्टोर होगा, तो प्रिमिटिव, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी डेटा टाइप, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट एटसेट्रा, ये सब डेटा टाइप होगा स्टोर इसके अंदर। तो मैंने कहा भी था कि डिराइव्ड डेटा टाइप में जो विद द हेल्प ऑफ किसके बनाते हैं, तो प्राइमरी डेटा टाइप बनाते हैं। तो वही चीज यहां दिख रहा है। बट इट आल्सो हैज द कैपेबिलिटी टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप सच एज पॉइंटर, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। अब ये क्या कहता है कि स्ट्रक्चर तो यहाँ यूजर डिफाइंड में आ जाएगा, लेकिन आप समझ लो कि जो भी आपका डिराइव्ड डेटा टाइप है, ये उसको भी स्टोर करने के लिए काम आता है। तो एरे जो है वो प्राइमरी डेटा टाइप एज वेल एज द डिराइव्ड डेटा टाइप एज वेल एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सारे चीज को स्टोर करने में काम आता है। कौन, एरे आता है। चलते हैं आगे, क्या कहता है, द एरे इज अ सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। अब चूंकि ये एक बहुत सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि देखिए यहां पर ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक, और यहां पर स्ट्रक्चर किस चीज का है, डेटा का स्ट्रक्चर है। इसी कारण से याद करना, मैंने यहां लिखा नहीं है, आप जान लेना कि इसको स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। एरे को क्या कहा जाता है, एरे को और क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। ये चीज आप अपने कॉपी में मेंशन कर लो जरूर से, मैं यहां पे लिखना भूल गया हूं, तो प्लीज आप उसको लिख लेना। चूंकि ये क्या है, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, रैंडमली एक्सेस क्या होता है, उस चीज को जरा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां एक एरे लिया है और एरे ए नाम का है। अब ए नाम का जो एरे है, यहां पे मैंने कितने कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, तो 1 2 3 4 और 5 लोकेशन को एक साथ यहां पे असाइन किया है। अब पांचों का अगर इंडेक्स स्टार्ट होगा, तो जब भी 5 हो तो इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो फर्स्ट वाला 0 इंडेक्स, सेकंड 1, थर्ड 2 3 4, ये 4 इंडेक्स होगा। तो 5 साइज है इसका, बट इसका अगर इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 4 तक। एंड दिस 0 से लेकर 4 तक क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। और ये जो ए है, ये बताता है कि ए जो है वो एरे है, जो कि कंटीन्यूअस कितने मेमोरी ब्लॉक को कंटेन किए हुए है, 5 ब्लॉक को कंटेन किए हुए है, जिसका कि इंडेक्स कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 4 तक है। तो आई थिंक आपको अब एरे के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या कहता है कि सी एरे इज बेनिफिशियल इफ यू हैव टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट। अब ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है, अगर आप स्टोर करते हो कैसा एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट, तो ये काफी आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बेनिफिशियल कब होता है, जब आप सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करते हो। दूसरा, फॉर एग्जांपल, अब इसी का एग्जांपल लिया जा रहा है कि इफ यू वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था कि अगर 5 सब्जेक्ट लेना हो, तो यहाँ एग्जांपल किसका मैंने लिया है, 6 सब्जेक्ट का, कि अगर आपको 6 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग अ 6 डिफरेंट और डिस्क्रीट वेरिएबल, आप क्या करो, एक एरे ले लो जिसका साइज क्या रखो, 6 रखो, और उसका इंडेक्स कहां से हो जाएगा, 0 से लेकर 5 तक। तो वही चीज ये कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय यूजिंग द एरे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट इजिली। अब ये क्या कहता है, चूंकि ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो कंटीन्यूअस में, तो इसको हम लोग को एक्सेस करना भी आसान होता है। सपोज दैट ये 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ये इसका इंडेक्स है। तो जस्ट आप क्या करो, प्लस प्लस करते जाओ, एक वेरिएबल ले लो आई स्टार्ट करो 0 से, और प्लस प्लस करते जाओ, तो आप इसको एक्सेस भी आसानी से कर सकते हो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट क्या कहता है, बाय यूजिंग ओनली अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे। और चूंकि इसको एक्सेस करना आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि बहुत कम लाइन जरूरत पड़ता है। वो कम लाइन कौन कौन सा होता है, क्या होता है, सब मैंने बताया है विद द एग्जांपल एंड विद द क्वेश्चन फॉर यू में। तो प्लीज आप देखते चलो और चलते हैं अगले स्लाइड के पास। अब बारी आती है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं कि एरे होता क्या है और क्या नहीं। अब बारी है कि इसकी प्रॉपर्टीज की, कि आखिर एरे का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी कि उसके गुण क्या क्या है।
तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एरे की, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है वो ध्यान दो कि ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि इसका पहला गुण ये होना चाहिए होता है कि ये सारा एलिमेंट जो इसका होता है वो सेम डेटा टाइप। अगर इंटीजर आप सेव कर रहे हो तो मार्क्स जैसे इंटीजर है तो चारों में क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर कैरेक्टर तो चारों में क्या होगा, कैरेक्टर ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड सेम डेटा टाइप एंड कैरीज द सेम साइज। अच्छा ये ध्यान रखोगे, चूंकि डेटा टाइप सेम है तो जब डेटा टाइप की क्लास में मैंने उसका साइज और उसका रेंज बताया था, तो मैंने बताया था उसका साइज और रेंज क्या होता है। तो वही कह रहा है कि हर एक ब्लॉक का मतलब जो भी आप यहाँ ब्लॉक लोगे, जैसे मैंने यहाँ ये सब ब्लॉक लिया है, तो ये सब ब्लॉक का साइजेस भी सेम होगा। अगर मान लो कि इंटीजर आप ले रहे हो तो इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट का, तो ये भी 4 बाइट का होगा, ये भी साइज में 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का, 4 बाइट का। क्यों? क्योंकि ये सब 4 बाइट का है और चूंकि इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है। चलते हैं आगे। Elements of the array are stored at contiguous memory location where the first element is stored at the smallest memory location। अब क्या कहता है कि ये contiguous में होता है, तो ये भी मैंने बता चुका है कि contiguous memory location क्या होता है, निकटवर्ती और समीप, हिंदी वाले जान जाएं, यानी कि क्लोज, एक दूसरे से सटा हुआ निकटवर्ती। अब देखो कि ये वाला ब्लॉक जो है जस्ट खत्म हो रहा है, तो मैं कलर चेंज करके फिर दूसरा ब्लॉक यहाँ कलर चेंज करके मैं दूसरा ब्लॉक ले लेता हूं। तो देखो यहाँ ये दूसरा ब्लॉक है आपका, फिर ये चौथा ब्लॉक है और ये आपका क्या है, यहाँ पे ब्लू से फिर कर देता हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि हर ब्लॉक एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 ब्लॉक है और पांचों एक दूसरे से क्या है, क्लोज है। दैट इज द कंटीगियस मेमोरी लोकेशन। और जो पहला लोकेशन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट, यानी इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। ये दिमाग में बैठा लो कि जब भी इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो वो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ की 1 से आप स्टार्ट करना। साइज आप इसका 5 लोगे, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट करोगे तो 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा, 5 नहीं जाएगा। कीप इन माइंड। चलते हैं आगे और थर्ड देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ द एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड since we can calculate the address each element of the array with the given base address and the size of the data element। अब base address क्या होता है, सपोज दैट मुझे ये वाला चाहिए तो मैं उसका ये base address हो जाएगा और यहां से जितना दूर ये साइज है ये इसका साइज हो जाएगा। तो base address प्लस साइज इसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, जो कि मैंने आगे कोडिंग में बताया है। जस्ट होल्ड ऑन, आप देखते चलो। अब हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है। हमने पहले जान लिया कि एरे क्या होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और अब हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सी एरे, यानी सी में जो एरे यूज करते हैं उसका एडवांटेजेस क्या है। पहला, कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी एग्जामिनेशंस के लिए और द वाइवा एग्जामिनेशंस में आपको अगर पूछ दिया जाए एडवांटेज, क्योंकि जानते सब लोग हैं, बता सब लोग लेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके एडवांटेजेस बताओ तो आप इधर उधर गोलमोल करने लगेंगे। इसीलिए एग्जैक्टली पॉइंट याद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस ऑफ सी एरे इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज द कोड ऑप्टिमाइजेशन, इस चीज को समझते हैं। तो लेस कोड टू बी एक्सेस द कोड, यानी कि किसी भी डेटा को मतलब एक्सेस करने के लिए, एक्सेस द डेटा किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए बहुत कम कोड की अगर जरूरत पड़ रही है तो उस चीज को कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। बहुत ज्यादा लंबा कोड की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा क्या कहता है, इजी ऑफ ट्रैवर्सिंग, और आपको ट्रैवर्स करना। अब इस चीज को समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सिंग। मैं यहां बताता हूं कि ये अगर मान लीजिए कि आपका एक एरे है, मान लो P नाम का एरे है, और P नाम के एरे का 0 1 2 3 और 4 ये इंडेक्स है आपका। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि टू रीच ईच एंड एवरी ब्लॉक, मतलब 0 से स्टार्ट करो, फिर 1 के पास जाओ, 1 के बाद 2 के पास जाओ, 2 के बाद 3 के पास जाओ, 3 के बाद 4 के पास जाओ, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रैवर्सिंग। यानी हर एक जगह जाना ही क्या कहलाता है, ट्रैवर्सिंग, एक सीक्वेंस में। तो वही कह रहा है कि इजी ऑफ ट्रैवर्सिंग। वही कह रहा है बाय यूजिंग द फॉर लूप वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट ऑफ एन एरे इजीली। अब ये फॉर लूप से कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, आगे कोडिंग में है, लेकिन अभी समझ लो कि एक वेरिएबल लेंगे i इज इक्वल टू 0, और फिर 0 से हम लोग कहां जाएंगे, i प्लस प्लस, फिर i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, कब तक, व्हेन i इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 5। तो जब तक 5 से छोटा ना हो हम पूरे को पूरे ट्रैवर्स कर सकते हैं वाया फॉर लूप, जिसका एग्जांपल अगले स्लाइड में आपको दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं इजी ऑफ सॉर्टिंग। अब सॉर्ट करना इसको इजी है। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, और ये अरेंजिंग ही क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। तो ये चूंकि हम ट्रैवर्सिंग आसान है तो इसको सॉर्ट करना भी आसान होता है। ये सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, इधर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग।
फोर्थ नंबर रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्या होता है कि वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे, मतलब कि हम किसी भी एलिमेंट को, एरे के किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं वाया दिस इंडेक्स, क्योंकि हमको इंडेक्सिंग पता है। अब डायरेक्ट अगर हम सीक्वेंस में ना जाना चाहें, हम डायरेक्ट चाहें कि इंडेक्स नंबर 3 में डेटा क्या स्टोर है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट्स एडवांटेजेस इज रैंडम एक्सेस। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरे, उसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एरे, चूंकि एरे क्या होता है वो जान लिया, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जान लिया, उसके एडवांटेजेस हम लोगों ने जान लिया, तो अब एरे होता कितने टाइप का वो देख लेते हैं। तो इन जनरल एरे दो टाइप का होता है। एक जो होता है वो कहलाता है वन डायमेंशनल एरे, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, या तो एरे केवल रो के फॉर्म में होगा, या तो एरे केवल कॉलम के फॉर्म में होगा, या मैं यूज कर रहा हूं और नहीं, या तो केवल रो के फॉर्म में या तो केवल कॉलम के फॉर्म में, एंड दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे। और अगर कोई एरे ऐसा है जो कि रो एज वेल एज कॉलम दोनों के फॉर्म में अवेलेबल हो, यानी कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अवेलेबल हो, तो उस चीज को कहेंगे हम टू डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं डेटा एक एरे लेता हूं ये, तो ये जो एरे होगा ये क्या होगा, वन डायमेंशनल। एक एरे लेता हूं ये भी क्या होगा, वन डायमेंशनल। लेकिन अब यहीं पे एक डेटा मैं ये लेता हूं इस तरह से, और इसमें क्या है, रो और कॉलम सब कुछ आपको दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 रो है और 4 कॉलम है, तो ये जो होगा ये टू डायमेंशनल एरे होगा, वेयर एज दिस एंड दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे। तो वही चीज थ्योरी यहाँ पूरा लिखा हुआ है, प्लीज आप इसको देख लेना और थ्योरी नोट्स तैयार करते हुए चलना। चलते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं क्या कहता है कि अब दो चीज हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशन, क्योंकि आज के वीडियो में मैं टू डायमेंशनल को टच नहीं करूंगा, आज केवल और केवल वन डायमेंशनल और उसके एग्जांपल्स तक जाकर के स्टॉप हो जाऊंगा। यानी वन डायमेंशनल एरे को हम लोग कंप्लीट समझ लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वहां पर हम लोग देखेंगे स्पेशल से टू डायमेंशनल एरे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसको समझने के लिए पहले आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, दैट इज वन डायमेंशनल एरे बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो पहले आप इन जनरल समझ जाओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि मान लो कि मैं एक वेरिएबल p ले रहा हूं, तो अगर उसमें डेटा टाइप को मैंने असाइन कर दिया कि जैसे इंट p यानी कैर p या एरे p, कुछ भी मैं डाल रहा हूं, एरे का अगर टाइप दे देता हूं तो एरे कैसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे वही पता चलेगा। तो अगर मैं डेटा टाइप उसको बता दे रहा हूं तो वो कहलाता है उसका डिक्लेरेशन, और अगर उसमें कोई वैल्यू के साथ मैं शुरू कर रहा हूं वो चीज कहलाता है उसमें इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन दैट मींस डिक्लेयर कर दो कि वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, और इनिशियलाइजेशन मतलब कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू डाल दो कि वो किस वैल्यू के साथ शुरुआत करेगा, दैट इज इनिशियलाइज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। जैसा कि मैंने बताया कि आज की क्लास में केवल हम लोग वन डायमेंशनल को देखेंगे, तो वन डायमेंशनल एरे को देख रहे हैं। जब भी एरे आपको देना रहेगा, सबसे पहला चीज आप क्या देना, डेटा टाइप। डेटा टाइप एक साथ होना चाहिए, ये अंडरस्कोर मैंने इसलिए दिया है, जैसे आप इंट, कैरेक्टर, कोई भी प्राइमरी डेटा टाइप जो मैंने बताया था वो में से कोई भी आप ले सकते हो। उसके बाद स्पेस देना, और फिर क्या यूज करना, एरे नेम। एरे नेम आपके जैसे वेरिएबल नेम स्टार्ट करते हो वैसे कुछ भी दे सकते हो, मान लो मार्क्स दे दिए, पी दे दिए, एक्स दे दिए, कुछ भी नेम दे दिए वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या देना है, एरे साइज देना है। ये बिग ब्रैकेट बहुत जरूरी है, एंड देयर आफ्टर लाइन टर्मिनेटर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले डेटा टाइप मैंने क्या ले लिया, इंटीजर, और उसके बाद नाम क्या ले लिया, मार्क्स। मुझे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंपुट करना है, मार्क्स, और चूंकि 5 सब्जेक्ट का करना है दैट इज व्हाई साइज इज 5। जैसे आप ये लाइन लिखोगे वैसे क्या होगा, कहीं ना कहीं मेमोरी जो होता है इस टाइप से रहता है। तो ये क्या करेगा, कोई भी कंटिन्यूअस यानी कि लगातार कोई भी 5 ब्लॉक को असाइन कर देगा, किस नाम से, मार्क्स नाम से। कितने ब्लॉक को, 5 नाम से। तो ये देखो 1 2 3 4 5। सपोज दैट मैं यहाँ कलर चेंज करके बता देता हूं कि ये पांचों को ये क्या किया, स्टोर कर दिया, किसके लिए, मार्क्स के लिए। ये असाइन हो गया, मतलब उसका प्लॉटिंग यहां पर हो चुका है। और प्लॉटिंग होने के बाद ये भी असाइन हो गया है कि इसमें जो डेटा आप डालोगे, वो डेटा जो डलाएगा वो केवल और केवल किस टाइप का होगा, तो वो केवल और केवल इंटीजर टाइप का होगा और किसी टाइप का नहीं। वही ये चीज बताता है। तो दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। आप इस चीज को देख लेना और बड़े अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना। अब चलते हैं इसके आगे और देखते हैं अब आखिर इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। दैट मींस द इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तो इनिशियलाइजेशन का 2-3 तरीका है। एक तो होता है कंपाइल टाइम में, कंपाइल टाइम का भी 2 तरीका है, और एक होता है रन टाइम में। तो हम लोग दोनों को देखेंगे। सबसे पहले जान जाओ कि कंपाइलेशन वन डायमेंशनल एरे का 2 तरह से इनिशियलाइजेशन होता है। डिक्लेरेशन तो मैंने एक तरह से समझ लिया। अब इनिशियलाइजेशन 2 तरह से होता है, एक एट द कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। तो कंपाइल टाइम में भी 2 तरह से होता है, दोनों में बताऊंगा और उसके बाद रन टाइम में बताऊंगा। जस्ट फोकस ऑन इट।
क्या कहता है द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे बाय यूजिंग द इंडेक्स। इंडेक्स का यूज करके हम लोग करते हैं। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 है तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और 4, ये इसका इंडेक्स हो गया और इसमें क्या स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा। We can initialize each element of the array by using the index. Consider the following example. ये example आप देख लो कि suppose that मैंने क्या किया है, यहाँ एक कोड लिख देता हूं मैं int marks और 5, जो कि अभी मैंने वहां पे पीछे में आपको डिक्लेयर किया था। आप यहाँ पर देख लो ये वाला जो लाइन है int marks 5, इसी को मैं अब इनिशियलाइज कर रहा हूं। ये तो डिक्लेरेशन है, अब इसी को इनिशियलाइज कर रहा हूं। तो यहाँ देखो जब इनिशियलाइज करूंगा तो मार्क्स 5 था, यानी 5 में 5 ब्लॉक हुआ होगा तो 0 में क्या स्टोर करना है, तो मार्क्स 0 इज इक्वल टू मैंने क्या दे दिया 80, और ये डबल स्लैश ये बताता है कि ये लाइन क्या कर रहा है। ये डबल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट के लिए होता है, जो कि मैंने चैप्टर 1 के वीडियो में बताया है, प्लीज आप देख लेना। उसके बाद चूंकि उसमें एक ब्लॉक नहीं होते हैं, दूसरा तीसरा चौथा मतलब 4 होते 5 होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होगा तो कहां तक जाएगा 4 तक, और सब में मैंने डेटा डाल दिया है। तो उसका जो इनिशियलाइजेशन होगा मेमोरी में वो कहीं ना कहीं इस तरह से होगा। एक ग्राफिकली व्यू भी मैं आपको देते चल रहा हूं ताकि केवल कोडिंग से नहीं, आप ग्राफिकली भी दिमाग में आपके बैठते चले कि इसके बाद कैसा एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन होगा। तो असाइन कैसे हुआ था वो मैंने यहां बताया था, देख लो कि कैसे असाइन हुआ था, और इसमें डेटा फीड कैसे होगा वो मैंने यहां बताया है। तो ये चीज क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। अब दूसरा एक और तरीका इनिशियलाइजेशन करने का, लेकिन उसके पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रोग्राम बता दे रहा हूं जहां पे डिक्लेरेशन भी है, इनिशियलाइजेशन भी है, और फिर उसका ट्रैवर्सिंग भी है। ट्रैवर्सिंग का मतलब कि हर एक एलिमेंट को, यानी हर एक ब्लॉक में जाना और वहां जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 2 लाइन मेन क्या है, ये सब मैंने बता चुका, रिटर्न 0, और ये चीज जितने रेड कलर में आपको यहाँ पर दिखे हैं ये चीज क्या है पहले मैंने बता चुका है। क्या कर रहा हूं, एक i नाम का वेरिएबल लिया है और एक marks 5 नाम का लिया है। तो चूंकि ये लाइन क्या है, देखो डबल फॉरवर्ड स्लैश में मैंने कमेंट दिया, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये आपके समझने के लिए, यूजर के समझने के लिए कि इस लाइन में आखिर हुआ क्या है, क्योंकि लाइन टर्मिनेटर के बाद कंसोल डायरेक्ट कहां आ जाएगा, यहाँ पे। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश देके जो भी चीज होगा वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है, वो कंपाइलेशन यानी कंपाइलर उसको रीड नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन में डिक्लेरेशन कर दिया, एक मार्क्स नाम का एरे लिया है, एरे वेरिएबल मार्क्स है, और उसका डेटा साइज क्या रखा है 5 रखा है, डेटा टाइप क्या रखा है इंटीजर रखा है। अब क्या कर रहा हूं कि मार्क्स के 0 में इंडेक्स के हेल्प से सब में वैल्यू मैंने डाल दिया। ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं उसके लिए ये जो आपको डार्क ब्राउन में यहां से यहां फॉर लूप दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया था फॉर लूप की मदद से हम लोग इजी ट्रैवर्सिंग करते हैं। तो देखो ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं और स्मॉल कॉर्ड कैसे है, क्योंकि 5 को करने के लिए हमें केवल एक लाइन लिखना पड़ा है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। हमने आई क्या किया, देखो ये जो स्टोर होगा तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप से स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें जो भी स्टोर हुआ, मैं आई का वैल्यू यहाँ पे आई अभी ले रहा हूं, और आई का वैल्यू क्या स्टार्ट कर रहा हूं, ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। तो आई का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो वो किसको करेगा, मार्क्स 0 को। मार्क्स 0 में कौन सा है, मार्क्स 0 यहां भी आप देख सकते हो कि मार्क्स 0 में कौन सा था 80, तो ये प्रिंट किसको कर देगा 80, और उसके बाद यहां क्या लगा हुआ है बैकवर्ड स्लैश एन, यानी 80 के बाद वो कहां आ जाएगा, नई लाइन में आ जाएगा, और फिर मार्क्स 1 के पास जाएगा क्योंकि आई प्लस प्लस है, और फिर चेक करेगा कि आई 5 से छोटा है। ये फॉर लूप की क्लास में मैंने पूरा डिटेल बताया है कि फॉर लूप का कंसोल कैसे कैसे मूव करता है, तो वो चीज आप वहां देख लेना। तो इस पूरे प्रोग्राम को करने के बाद ये पांचों एलिमेंट जो भी हैं उसको प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फिर 4 प्लस प्लस करेगा 5। क्या 5 जो है 5 से छोटा है, तो नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, और कहां आ जाएगा कंसोल बाहर, और आपका आउटपुट वो होगा। तो ये किस चीज का प्रोग्राम है, सिंपल एग्जाम टू प्रिंट एलिमेंट ऑफ एन एरे, या फिर आप कह सकते हो ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे। तो ये डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और ट्रैवर्सिंग तीनों का प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन अब साथ साथ कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कंपाइल टाइम में 2 तरह से इनिशियलाइज करते हैं। एक तो हो गया कि डिक्लेरेशन अलग से करो और इनिशियलाइजेशन अलग से करो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। और अब क्या है कि अब हम लोग डिक्लेरेशन और साथ साथ क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन में, दोनों काम एक साथ। उसके लिए क्या करेंगे, वही चीज इंट मार्क्स लिखें, चूंकि 5 है तो इंस्टेड ऑफ कि आप हर एक इंडेक्स को अलग अलग और अलग अलग लाइन में करो, कोड को रिड्यूस करते हैं। और उसको कैसे करेंगे, जस्ट आप यहां से यहां तक तो डिक्लेयर करते थे, लाइन टर्मिनेटर देने के बजाय आप क्या करो, इक्वल टू साइन यूज कर लो, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, ये जो आपका ब्रेसेस दिख रहा है इसके अंदर में आप 5 एलिमेंट कोई भी डाल दो कॉमा देकर, वो पांचों सीक्वेंशली, ये इंडेक्स 0 पे, ये इंडेक्स 1 पे, ये इंडेक्स 2 पे, ये इंडेक्स 3 पे, और ये इंडेक्स 4 पर स्टोर हो जाएगा। दैट मींस कि इसका जो मेमोरी ब्लॉक यहां पर बनेगा, मेमोरी में असाइन होगा, तो उसमें क्या होगा, पहले जगह पर 2 3 7 5 और 9 इस तरह से डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये हुआ डिक्लेरेशन अलोंग विथ इनिशियलाइजेशन, यानी कि इनिशियलाइजेशन अलोंग विथ
डिक्लेरेशन, वही टॉपिक है आपका। या फिर अगर यहाँ पे साइज आप नहीं भी देते हो तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जितना एलिमेंट आप दोगे उतना साइज ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। मतलब अगर आप साइज नहीं भी दोगे तो भी काम चलेगा, ये साइज अगर नहीं भी देते हो कि जितना वैल्यू दोगे उतना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये दोनों हटा देता, ये दोनों 5 और 9, तो ऑटोमेटिक ये कितना ब्लॉक असाइन करता, ये केवल और केवल 3 ब्लॉक असाइन करता, जिसमें कि क्या आता, 2, 3 और 7 आता। तो इस तरह से हम यूज करते हैं डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। एक प्रोग्राम देखते हैं जहां पे मैंने डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन किया है, फिर फॉर लूप के थ्रू उसको ट्रैवर्स किया है। तो देखो ये चीज मैंने अभी बता चुका है पिछले प्रोग्राम में। ये लाइन क्या कर रहा है कि आपको डिक्लेरेशन अलोंग विद इनिशियलाइजेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे डिक्लेयर किए और साथ में इनिशियलाइज भी कर दिए। ये 5 अगर नहीं भी लिखते तो भी ये काम कर जाता। और ये सेम प्रोग्राम जो कि मैंने पीछे बताया है, किस चीज का है, सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एरे इन सी, मतलब एक ही साथ डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। तो ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन है। जैसा कि मैंने बताया था कि कंपाइल टाइम में 2 तरह से इनिशियलाइजेशन, एक होता है डिक्लेरेशन अलग, इनिशियलाइजेशन अलग विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, और एक होता है डिक्लेरेशन अलोंग विद द इनिशियलाइजेशन। ये तो किसका था, कंपाइल टाइम, यानी जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तभी इनिशियलाइज कर दो, यानी कि कंप्यूटर में जब प्रोग्राम कंपाइल करेगा तभी वो ये काम कर लेगा। और एक होता है कि कंप्यूटर जब रन करेगा एट द टाइम ऑफ रन, यानी कि रन टाइम में वो क्या करेगा, इस चीज को इनिशियलाइज करेगा। और वो कैसे करते हैं, आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहला चीज कि एक फॉर लूप में मैं इनपुट ले रहा हूं और एक फॉर लूप में मैं आउटपुट ले रहा हूं। ये इनपुट के लिए है और ये आपका किसके लिए है, ये आपका आउटपुट के लिए। ये चीज को दिमाग में रखना। आउटपुट वाला काम हम लोग पिछले भी कर चुके हैं। तो 2 वेरिएबल लेते हैं, किसके किसके लिए, एक आई और एक जे। आई लेते हैं इनपुट के लिए, जे लेते हैं आउटपुट के लिए। तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चूंकि इनपुट लेना है तो इंटर अरे एलिमेंट और एक फॉर लूप चला दिए और स्कैनएफ के थ्रू इनपुट लेते हैं। या मैंने बताया था स्कैनएफ का प्रोग्राम मैंने डे 1 यानी चैप्टर 1 में कराया है, देख लेना। यहाँ %d और m% एरे ऑफ आई, यानी कि सबसे पहले एरे 4, यानी ये लाइन जो है ये क्या है, डिक्लेरेशन है। जैसे ये होगा यहां पर आपका 4 ब्लॉक आ गया, जिसका इंडेक्स क्या हो गया, 0, 1, 2 और 3। ये 4 ब्लॉक तो आ गया। अब आई के थ्रू इनपुट लेंगे, यानी एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, यानी आई का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि आई 0 से स्टार्ट हुआ है। तो 0 में जो भी इनपुट करेगा, चूंकि m% है, डेसिमल वैल्यू यहां आ जाएगा। सपोज दैट मैं कलर चेंज करके बताता हूं, यहां मैं क्या ले लेता हूं, 10। यूजर इनपुट करेगा, यानी कि प्रिंट होगा। यहां पर आउटपुट में आप देखना, एक पहले मैसेज आएगा इंटर एरे एलिमेंट, और उसके बाद आपसे एलिमेंट पूछेगा। 5 एलिमेंट तक वो कर्सर ब्लिंक करेगा और तब जाकर आउटपुट आएगा। तो पहला मान लीजिए यूजर ने यहां डाल दिया 10, फिर डाल दिया 12, फिर 5, फिर 6 और फिर 2। तो यहां 5, 12, 5, 6 ऐसा 4 एलिमेंट आ चुका है। इसके बाद चारों के बाद ये वाला कोड जस्ट क्या है, अब जे वेरिएबल स्टार्ट होगा। जे क्या करेगा, एरे ऑफ जे, यानी एरे ऑफ जे। जे कहां से स्टार्ट है, 0 से। देखो जे 0 से स्टार्ट है और जे जब तक 4 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि 0, 1, 2, 3 तक है और 3 4 से छोटा होता है तब तक जाएगा। और जे प्लस प्लस करता हुआ इसको प्रिंट कर देगा, और प्रिंट कहां करेगा, न्यू लाइन में। यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा ब्लॉक में। पहले क्या आ जाएगा, 10, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 6। तो ये सीक्वेंस में इसका आउटपुट आएगा। तो इसको कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, यानी कि नंबर्स जो भी इनपुट लिए हैं, सॉर्टिंग क्या होता है देख लो। कि जैसे मैंने यहाँ नंबर क्या क्या लिया है देख लो, 10 लिया है, 9 लिया है, 7 लिया है, 101 लिया है, 23 है, 44 है, 12, 78, 34 और 23। ये सारा नंबर है। टोटल नंबर कितना है, 10। मैंने एक एरे ए लिया है और उसका साइज क्या रखा है, 10, और उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक। और उसमें मैंने 3 वेरिएबल लिया है, आई जे टेम्प। टेम्प क्या है, एक टेम्पोररी वेरिएबल के नाम के लिए मैंने टेम्प लिया है। आप वहां कुछ भी ले सकते थे। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने क्या लिया है, टेम्प। अब करना क्या है, इसमें सॉर्ट करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। जैसे देखो, जब भी ये लिया तो मैंने ऐसा, लेकिन जब आउटपुट आया है तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले और सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में, ये एक सीक्वेंस बना है। और ये सीक्वेंस जो बना है, इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग सीक्वेंस। जो कि सॉर्टिंग कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग 2 तरह से होता है, मैंने बताया था, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो ये कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए करना क्या है, तो देखो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है। ये वाला जो आपको दिख रहा है, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ नीचे जगह नहीं था तो यहाँ के बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया है। तो ये जो है जस्ट आपका क्या है, आउटपुट के लिए जो भी आप पीछे करते आए, तो उससे मतलब नहीं है। मेन आपको इसको देखना है कि आप क्या कर रहे हो, एक आई ले रहे हो और एक जे ले रहे हो। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। एक आई और एक जे, दोनों को मैंने कंपेयर किया। अगर ये बड़ा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये छोटा है तो मैंने इसको टेम्पोररी वेरिएबल डाल दिया और इसको यहाँ।
तो एक तो हो गया शॉर्ट। उसके बाद इससे फिर थर्ड वाले को कंपेयर किया, इस दोनों में चेक किया, अगर ये बड़ा है तो आ गया इधर, अगर नहीं बड़ा है तो फिर इसको टेम्पोररी वेरिएबल में डाल दिया और इसको यहां पे ला दिया, और यही सीक्वेंस कहां तक गया है, 9 तक गया है। 9 तक गया है, दैट इज देखो i इज लेस देन 10, दैट मींस कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। और देखो a j और a i ये दोनों कंपेयर हुआ है। a ऑफ j मतलब क्या हो गया कि एक j में होगा और एक मतलब फर्स्ट वाला 0 और दूसरा वाला 1, तो 0 और 1 से कंपैरिजन हुआ, क्योंकि देखो i का वैल्यू क्या है 0, लेकिन j का वैल्यू क्या है i प्लस 1, i प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, तो एक 0 और 1 मतलब कि इसका इंडेक्स में लेता हूं तो देखो इसको समझ जाओ कि अगर 4 ही मैं लेके चलता हूं तो ये और ये आपस में दोनों क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। अगर ये बड़ा हुआ तो ठीक, लेकिन छोटा हुआ तो ये वाला कहां आ जाएगा, टेम्प नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। टेम्प नाम का वेरिएबल मैंने यहां लिया है, इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें स्वैप कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग, इसको और स्वैपिंग भी कहते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में स्वैपिंग आता है, जो कि बहुत आने की चांसेस है, तो भी ये प्रोग्राम यूज करना। अगर एग्जामिनेशन में सॉर्टिंग आता है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप या फिर एरे, तो आप ये प्रोग्राम यूज करना, क्योंकि इसको देखोगे तभी आप इसके आगे का जो मैंने क्वेश्चन फॉर यू दिया है वो आप बना पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। पहला तो है वही चीज कि लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट, यानी पहला दो एलिमेंट को आपको क्या करना है, तो वही चीज आपको सॉर्ट करना है। और ये वाला चीज ध्यान दो कि सॉर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे केवल दो एलिमेंट को प्रिंट करना होगा, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू आस्किंग यूजर फॉर इंसर्ट 10 एलिमेंट। तो ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यूजर से पूछ रहा है, बोल रहा है कि वो इनपुट करें इन एन एरे एंड सॉर्ट देम, और उसको सॉर्ट करना है। तो जस्ट ये प्रोग्राम यूज करना, लेकिन यहां पे देखो कि मैंने क्या किया है कि कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर दिया है। आप क्या करना, यही चीज को रन टाइम इनिशियलाइजेशन के साथ सेम प्रोग्राम यूज करना, तो ये आपका सेकंड वाला बन जाएगा। इस दोनों को बनाने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बना कि नहीं क्वेश्चन बना। अगर बोलोगे तो ही मैं आगे बताऊंगा, और अगर ना बने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, प्लीज टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर जाओ। मैं वहां इसका सॉल्यूशन देता रहता हूँ हर एक इवनिंग को। और साथ ही साथ प्लीज, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप भी अपना नोट्स तैयार करते चलो, और साथ ही साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलो, ताकि आपको नोट्स अलॉन्ग विद नॉलेज, अलॉन्ग विद कंसेप्ट, अलॉन्ग विद कंप्लीट सिलेबस आपका वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता चले। तो प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक प्रोवाइड करो, कमेंट दिया करो, और इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर किया करो ताकि मुझे अच्छा लगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबॉडी।